एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जहां पर एन का मतलब होता है न्यूक्लियर, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक और आर का मतलब होता है रेजोनेंस। आई रिपीट, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वी कैन से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सर वो सब तो ठीक है, पर कब से ये वर्ड देख रहा हूँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मुझे लग रहा है कि मैंने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। अरे आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये, आपने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहां पर आपने तरह तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो तरह तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब भी समझा था। वापस याद करूं? हाँ सर करवा दो, हमें तो कल का याद नहीं है, उस टाइम का क्या याद रहेगा। जैसे मान लीजिए ये सैंपल है, दिस इज योर सैंपल, और इस सैंपल के ऊपर क्या कर रही है? इस सैंपल के ऊपर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या आ रही है सैंपल के ऊपर? इस सैंपल के ऊपर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सैंपल पे आके गिरेगी, तो यहां पर जो भी इंटरेक्शन होगा, यहां पर जो भी इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीधा सा मतलब है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सैंपल पे आके गिरे, दिस इज योर सैंपल, और इस सैंपल पे जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके गिरे, तो यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियस का यूज होगा, मैग्नेटिक मतलब बड़े बड़े मैग्नेट्स का यूज होगा, रेजोनेंस मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, क्योंकि आपको पता है शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस में, रेजोनेंस होता है मतलब शिफ्टिंग होती है। तो स्टार्ट करें एनएमआर। हाँ सर समझ में आ गया, एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सैंपल पे आके गिरती है, तो उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करना, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बहुत ही अच्छा, इट इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक, बहुत ही अच्छी एनालिटिकल टेक्निक है ये। इट इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक। यहाँ पर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। कौन सी एनालिसिस बच्चों? क्वालिटेटिव। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत है, यहाँ पर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास सैंपल है और आपको पता करना है कि इस सैंपल में फिनोल प्रेजेंट है या नहीं। फिनोल की स्ट्रक्चर आपको पता ही है। ओहो बड़ी गंदी बन गई, रुक जाओ, सही से बनाते हैं, लड़कियों की तरह बनाते हैं, आराम आराम से। ये फिनोल की स्ट्रक्चर बन गई। फिनोल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक, नालायक को याद रखना, कार्बोलिक है, कार्बोक्सिलिक मत कर देना, कार्बोक्सिलिक तो COOH होता है। फिनोल विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। हमें पता करना है कि जो भी हमारा सैंपल है, उस सैंपल में क्या आपका फिनोल मतलब कि आपका कार्बोलिक एसिड प्रेजेंट है, हमें ये पता करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब कभी भी हमें सैंपल में किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पता करना होता है, तो उस तरह के एनालिसिस को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन से एनालिसिस कहते हैं बच्चों? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और जब कभी हमें पता लग गया, जैसे मान लीजिए क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने कर ली, हमें पता लग गया कि इस सैंपल में कार्बोलिक एसिड मतलब कि फिनोल है। अब हमें ये पता करना है कि ये फिनोल जो प्रेजेंट है, ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना क्वांटिटी में आपका फिनोल प्रेजेंट है। तो जब कभी ये क्वांटिटी पता करना है, कंसंट्रेशन पता करना है, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर आप दोनों तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि आप पता कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है या नहीं, और क्वांटिटेटिव मतलब कि आप पता कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इट इज ए पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक, जहां पर आप क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका सैंपल है, इस सैंपल में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी आप पता कर सकते हैं। आई रिपीट, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप प्यूरिटी पता कर सकते हैं।
सोचो, स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा, प्यूरिटी का पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए सैंपल है, सैंपल में आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ बड़ा बनाते हैं, ये आपका सैंपल है, इस सैंपल में आपका लेट सपोज ये मॉलिक्यूल है, और एज यू नो वेरी वेल मॉलिक्यूल एटम से बना है, ठीक है। और एटम में क्या होगा, एटम में एक न्यूक्लियस होगा, दिस इज न्यूक्लियस, और बाहर चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है रोटेशन लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास सैंपल है, सैंपल में कोई भी आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल बना किससे होता है, एटम से बना होता है। और जब कभी भी आप एटम की स्ट्रक्चर देखोगे तो एटम में क्या होता है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है राउंड राउंड रोटेट करते रहते हैं, और बीचों बीच जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और नाम से पता लग रहा, पी से प्रोटॉन, मतलब कि जो प्रोटॉन पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और एन से न्यूट्रल, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दो तरह के यहाँ पर आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, बिना किसी चार्ज के, और जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये जो भी आपका सैंपल होता है ना, इसको बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं, लेट सपोज दिस इज मैग्नेट, तो बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में इसको रखा जाता है, बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में इसको रखा जाता है। तो जब कभी भी हम सैंपल को बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे तो सैंपल के अंदर क्या होता है, सैंपल के अंदर होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम का। एटम क्या होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इस सैंपल को हमने कहाँ रखा, दो बड़े मैग्नेट्स के बीच में हमने रख दिया। ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, दो बड़े मैग्नेट के बीच में हमने इसे रख दिया। तो जब कभी हम सैंपल को दो बड़े मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो सैंपल जो मॉलिक्यूल है, जो एटम से बना है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है रोटेशन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है। तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखो आप समझ जाओगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, उसकी प्यूरिटी पता कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में मैं सैंपल को रखूंगा तो न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर रहेगा, उस न्यूक्लियस में रोटेशन होगी, उस न्यूक्लियस में रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन होगी तेज होगी, रोटेशन होगी धीरे होगी, तो क्या न्यूक्लियस का बिहेवियर रहता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसकी स्टडी करके मैं पता कर सकता हूं कि क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो यहां पर वही सब लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल पे गिरती है तो उसके इंटरेक्शन की स्टडी करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। उसके बाद लिखा है कि एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जहां पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं, प्यूरिटी का पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एनएमआर जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है वो तरह तरह की इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे कि बायोलॉजिकल लैब में ये काम आता है। कहाँ पर काम आता है, बायोलॉजिकल लैब में ये काम आता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। अगर मुझे प्रोटीन का डाइमराइजेशन स्टेट देखना है, अगर मुझे प्रोटीन की फोल्डिंग देखनी है कि किस तरह से प्रोटीन फोल्ड हो रखा है, मान लीजिए डाइमराइजेशन स्टेट देखना है, आप देख सकते हैं मुझे डाइमराइजेशन स्टेट देखना है, मुझे प्रोटीन की फोल्डिंग देखनी है, तो कैसे मैं पता लगा सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ एनएमआर। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है बायोलॉजिकल लैब में, जहां पर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन का डायमराइजेशन स्टेट पता कर सकते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग स्टेट पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप केमिकल इंडस्ट्री में भी एनएमआर का यूज करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। साथ ही साथ ये जो एनएमआर होता है ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी काम आता है। कहां पर काम आता है, दिस एनएमआर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे, आपकी एमआरआई मशीन होती है ना, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो इमेज वगैरह बनती है मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो नाम से पता लग रहा, देखो मैग्नेटिक रेजोनेंस, और एनएमआर का फुल फॉर्म भी क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये जो एमआरआई मशीन होती है ना, ये एमआरआई मशीन जो कि आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, ये भी एनएमआर के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनएमआर जो है अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है, कभी बायोलॉजिकल लैब में, कभी आपकी केमिकल इंडस्ट्री में, और कभी आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। आगे चलते हैं।
अब आपको दे रखा है कि एनएमआर कई तरह से आपको सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि आपका C13 एनएमआर होता है, आपका H एनएमआर होता है, आपका FT एनएमआर होता है। पर आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो मोस्ट कॉमन एनएमआर है वो मोस्ट कॉमन है आपका H एनएमआर, जहाँ पर H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और एक होता है आपका C13 एनएमआर, जहाँ पर C का मतलब होता है कार्बन। तो दो तरह के एनएमआर, दो तरह की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कि बहुत ही कॉमन है, वो दो तरीके हैं। एक तो आपका H एनएमआर और एक आपका C13 NMR। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? दो तरह के मोस्ट कॉमन एनएमआर आपको क्लियर हुए। फिर आपको दे रखा है एक और होता है FT एनएमआर, जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्मर एनएमआर, ट्रांसफॉर्म एनएमआर। तो ये जो एनएमआर होता है ये वाइडली यूज्ड होता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके बायोकेमिस्ट्री में, आपके मटेरियल साइंस में। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर का पता लगाना है वहां पर इस सब जगह पर क्या यूज होता है? FT एनएमआर यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन एनएमआर तो H एनएमआर, C13 एनएमआर। अगर आपको पूछे कि बायोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में सबसे ज्यादा कौन सा एनएमआर यूज होता है तो FT एनएमआर। अब जैसे कि मैंने आपको कहा आपके पास सैंपल है, ये आपके पास सैंपल है, इस सैंपल में कोई मॉलिक्यूल है, लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, दिस इज मॉलिक्यूल, है ना। आपके पास सैंपल है, सैंपल के अंदर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को मैं देखूंगा तो मॉलिक्यूल किससे बना होगा? मॉलिक्यूल बना ही होगा एटम से, एज यू नो वेरी वेल। अगर मेरे पास कोई भी सैंपल है, सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल किसका बना होगा? मॉलिक्यूल बना होगा एटम का। और एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं एक तो न्यूक्लियस है ना। सीरी एक्टिवेट हो गई। एटम के आप देख सकते हैं अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मतलब आपको पता ही है, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, नो चार्ज। और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही बाहर रोटेशन शो करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही बाहर है। तो इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पिनिंग, न्यूक्लियस ऑल्सो स्पिनिंग। अब इस बात को बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से समझना बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बोला आपके पास एक सैंपल था, उस सैंपल के अंदर आपके पास कोई मॉलिक्यूल था। वो मॉलिक्यूल बना किससे था? सर ये मॉलिक्यूल बना था आपके एटम से। और जब आपने एटम देखा तो आपको क्या दिखा? सर एटम में मैंने देखा कि बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और मैंने देखा कि चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। और जब मैं न्यूक्लियस को ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पर एक तो प्रोटॉन, और एक मुझे दिखेगा यहाँ पर न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज। अब ध्यान से बात सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ये न्यूक्लियस घूमेगा, तो घूमेगा क्या? बिल्कुल घूमेगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, तो ये प्रोटॉन पता है क्या करेगा? ये प्रोटॉन अपनी ही एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करेगा, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन करेगा, अपनी ही एक्सिस पे ये क्या करेगा? रोटेशन करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी ही एक्सिस पे इस तरह से रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा। तो प्रोटॉन अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा। जब प्रोटॉन अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा, मान लीजिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा, तो जब ये रोटेशन करेंगे तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर ही तो मिलते हैं। तो ये न्यूक्लियस भी रोटेट करेगा। आई रिपीट, जब कभी भी ये प्रोटॉन रोटेट करेगा, न्यूट्रॉन रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर है, तो ये पूरा न्यूक्लियस भी क्या करेगा? रोटेशन शो करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास बात जो आपको समझने वाली है और बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। कि जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का नंबर आपका 2, 4, 6, 8 है, या न्यूट्रॉन का नंबर भी आपका 2, 4, 6, 8 है। अगर इस तरह से नंबर है तो मान लीजिए दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, है ना। अब ये प्रोटॉन भी रोटेशन करना चाहता था, ये प्रोटॉन भी रोटेशन करना चाहता था, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते थे। क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। तो जब ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में रोटेशन होगा ही नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए 4 है भले, 1, 2, 3, 4, तो ये दो पेयरिंग कर लेंगे, ये दो पेयरिंग कर लेंगे, और रोटेशन होगा ही नहीं। तो जब कभी भी ऐसा नंबर हो, 2, 4, 6, 8 नंबर हो, मतलब कि आपका इवन इवन नंबर हो, इवन ही बोलेंगे ना, हाँ इवन ही बोलेंगे। जब कभी भी आपका इवन नंबर हो तब रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन करवाने के लिए हमेशा ऑड नंबर होना जरूरी है। कौन सा नंबर होना जरूरी है? ऑड नंबर में, या तो प्रोटॉन ऑड नंबर में हो, या आपका न्यूट्रॉन ऑड नंबर में हो। कोई भी एक चीज भी ऑड नंबर में होगी तो ही रोटेशन होगा। क्योंकि अगर इवन नंबर हो गया, ये जो आपका इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, अगर ये हो गया तो ये एक दूसरे की स्पिनिंग को कैंसिल कर देंगे, पेयर अप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्पिन कर रहा था एक, तो ये दूसरा वाला आके पेयरिंग कर लेगा।
यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, ये इसको पेयरिंग कर लेगा, ये इसको पेयरिंग कर लेगा। यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये इसको पेयरिंग कर लिया, ये इसको पेयरिंग कर लिया, ये इसको पेयरिंग कर लिया, मतलब रोटेशन होगी ही नहीं। अगर प्रोटॉन का नंबर या न्यूट्रॉन का नंबर, दोनों का ही नंबर अगर आपको इवन में आ रहा है तो न्यूक्लियस रोटेशन शो नहीं करेगा। और वहीं अगर किसी एक का भी, चाहे प्रोटॉन का चाहे न्यूट्रॉन का, किसी एक का भी अगर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 है ना, चाहे न्यूट्रॉन आपका 2 4 6 8 हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी एक का भी अगर ऑड नंबर आ रहा है तो न्यूक्लियस रोटेट करेगा, न्यूक्लियस में रोटेशन होगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर लिखा है द स्पिनिंग इज सीन बाय एनएमआर, द नंबर विच टेल अबाउट द न्यूक्लियस स्पिनिंग और नॉट। मतलब कि ये जो 1 3 5 7 है, ये जो 2 4 6 8 है, ये नंबर जो हमें बता रहे हैं ना कि न्यूक्लियस स्पिन करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली अगर 1 3 5 7 है, मतलब कि अगर आपके ऑड नंबर है तो न्यूक्लियस स्पिन करेगा, और अगर आपका इवन नंबर है जैसे कि 2 4 6 8 तो न्यूक्लियस स्पिन नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो नंबर बता रहे हैं इनको कहते हैं क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एनएमआर की मशीन कई तरह से होती है। एक होती है लार्ज साइज का एनएमआर जिसका नाम है एडवांस 3HD एनएमआर रिसर्च स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है? एडवांस 3HD एनएमआर रिसर्च स्पेक्ट्रोमीटर। और एक होता है स्मॉल साइज का एनएमआर जिसका नाम होता है बेंच टॉप कॉम्पैक्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसा कैसे याद रखोगे? उस छोटी सी बेंच पे भी, उस कॉम्पैक्ट वाली बेंच पे बैठकर भी मैंने टॉप किया है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो बेंच टॉप कॉम्पैक्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, दो तरह का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब समझने वाला पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा समझने वाला पोर्शन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। जैसे लेट सपोज ये आपका सैंपल है, ये आपका क्या है बच्चों? सैंपल है। इस सैंपल को कहाँ रखेंगे पता है? इस सैंपल के दोनों तरफ बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होंगे। क्या होंगे? बड़े बड़े मैग्नेट्स होंगे इस सैंपल के दोनों तरफ। दिस इज मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट, बड़े बड़े मैग्नेट होंगे सैंपल के दोनों तरफ। और यहां से पता है क्या आएगा? यहां से आएगी आपकी रेडियो वेव्स। क्या आएगी यहां से? दिस इज रेडियो वेव्स, दिस इज रेडियो वेव्स। और ये रेडियो वेव्स जो जहां से आ रही है, इस सोर्स को बोलेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। ऑब्वियसली ये जनरेट कर रहा है तो जनरेटर हो जाएगा, जनरेट करने वाला। और यहाँ से क्या रिलीज हो रही है? यहाँ से रिलीज हो रही है रेडियो वेव। और वो रेडियो वेव कहाँ पर गिरेगी? वो रेडियो वेव जाके गिरेगी सैंपल पे। तो सैंपल का जो मॉलिक्यूल है, अभी तक तो सो रहा था, अभी तक तो मस्त था, पर जैसे ही रेडियो वेव्स आकर सैंपल पे गिरी, आई रिपीट, जैसे ही रेडियो वेव्स आकर सैंपल पर गिरी, यहां पर सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल थे वो एक्साइट हो गए। सैंपल के मॉलिक्यूल क्या हो गए? एक्साइट हो गए। मैं लिख देता हूं कि जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी आकर सैंपल पे गिरी, सैंपल के जो भी मॉलिक्यूल थे वो सैंपल के मॉलिक्यूल क्या हो गए बच्चों? एक्साइट हो गए। और जैसे ही सैंपल के मॉलिक्यूल एक्साइट हुए, सैंपल के मॉलिक्यूल एक्साइट होने का मतलब है कि अभी तक जो सैंपल के मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे थे, कहां पर थे? ग्राउंड स्टेट पे, वो सैंपल के मॉलिक्यूल एनर्जी आने की वजह से, फ्रीक्वेंसी आने की वजह से, एक्साइट होने की वजह से अब चले गए हैं एक्साइटेड स्टेट। कहां पर चले गए हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। ध्यान रखना, ग्राउंडेड स्टेट से कहां पे चले गए हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। कौन चले गए हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या करके गए हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब आप बोलोगे एनर्जी कहां से आई? तो एनर्जी आ रही है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से। जैसे ही यहां से ये रेडियो वेव्स निकली, जैसे ही यहां से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी निकली, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे ही आपके सैंपल पे गिरी, सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल था वो ग्राउंडेड स्टेट से कहां पे चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और क्या एब्जॉर्ब करके गया? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया। अब ये मॉलिक्यूल बहुत खुश है, ऊपर आ गया, बड़ा मजा हो गया इसका, तो ओहो मैं तो बहुत खुश हूं। पर इसको दिख रहा है कि यार ऊपर मजा नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये क्या एब्जॉर्ब करके गया था? ये एब्जॉर्ब करके गया था एनर्जी, है ना। तो ये वापस एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? एनर्जी को वापस रिलीज करेगा। और रिलीज करने के बाद ये आ जाएगा वापस ग्राउंड स्टेट में। कहां पर आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में। तो ध्यान रखना, एनर्जी को गेन करके ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब गया? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और एक्साइटेड स्टेट में इसके पास एनर्जी थी तो इसने एनर्जी को रिलीज किया और वापस कहां पे आ गया? ये वापस आ गया ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो वेट अ मिनट, ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये ग्राउंड स्टेट से ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को गेन करके।
फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट में था तो ये वापस नीचे आना चाहता है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? एनर्जी को रिलीज करेगा। और जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। मतलब कि जो भी स्टेबल होता है वो ग्राउंड स्टेट में ही होता है। ग्राउंड स्टेट में था तब तक स्टेबल था। जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी आई, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट। फिर वापस एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के कहाँ पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो वापस स्टेबल ही होगा ये। क्लियर हुआ? अब एक बात और, जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। ये वापस रिलैक्स कर रहा है, बोले मैं तो जा रहा हूं नीचे रिलैक्स करने, रिलैक्सेशन प्रोसेस। ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन प्रोसेस बोलेंगे। यहाँ पर सब लिखा हुआ है मैंने। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिलैक्सेशन प्रोसेस। अचीव कर रहा है स्टेबिलिटी, एनर्जी को रिलीज करके नीचे आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। और जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि एक्साइटेड से ग्राउंड पे वापस आ रहा, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इस एनर्जी रिलीज को एनएमआर के डिटेक्टर, किसके डिटेक्टर? एनएमआर के डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेंगे। एनएमआर के डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेंगे और फिर इसका ग्राफ बना देंगे, इसका स्पेक्ट्रम बना देंगे। इस तरह से काम होता है। अब थोड़ी बहुत बातें जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। देखो फार्मेसी का सिलेबस बहुत टाइम हो गया होगा देखे, चलो ध्यान से सुनिए, आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, दिस इज योर सैंपल। इस सैंपल में लेट सपोज हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन का एनएमआर कर रहे हैं, एचएनएमआर, हाइड्रोजन का सैंपल है। यहाँ पर आपकी रेडियो वेव्स आ रही है, आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज आ रही है, ठीक है। वो क्या करेंगी? वो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करा के। फिर ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी को रिलीज करके, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपको पता है। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको एनएमआर के डिटेक्टर डिटेक्ट करके स्पेक्ट्रम बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, वो भी आपको पता है। और इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर जो भी आपका सैंपल है, ठीक है, ये आपका जो भी सॉल्यूशन बना हुआ है जिसके अंदर आपका सैंपल वगैरह है, यहाँ पर दो चीज होगी ऑब्वियसली। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, ये आपको पता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट मतलब कि आपका एग्जैक्ट सैंपल, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह है ना, वो आपका एग्जैक्ट सैंपल हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। सॉल्वेंट जिसके अंदर उसको डिसॉल्व कर रखा है, सॉल्वेंट जिसके अंदर उसको डिसॉल्व कर रखा है। मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। जैसे मान लीजिए ये मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बना किससे होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन, क्योंकि एचएनएमआर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? एचएनएमआर। सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर? सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए सबसे पहले जो इस सॉल्यूट को दिक्कत ना दे, सॉल्यूट से किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रखे, सॉल्यूट से किसी भी तरह का कोई इंटरैक्शन ना रखे, पूरी तरह से इनर्ट हो सॉल्यूट से। अगर गलती से मैंने सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन ले लिया तो पता है क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारा सॉल्यूट था, हाइड्रोजन, दिस इज योर सॉल्यूट, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर सॉल्यूट, है ना। और उस टाइम रेडियो फ्रिक्वेंसी आई, उसने इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, उसने इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, अच्छा चल रहा है। पर अगर गलती से मैंने क्या किया हुआ था, अगर मैंने गलती से ये जो यहाँ पर वो लिया होता सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट को भी अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया होता, क्या ले लिया होता मैंने? इस सॉल्वेंट को भी अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया होता तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आ रही थी इसको भी ऊपर ले जाती और फिर रिजल्ट में खराबी आती। तो हमेशा ध्यान रखना कि सोल्यूट जो है आपका, जैसे हाइड्रोजन नाम का सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, सॉल्वेंट अलग चीज होनी चाहिए। चाहे तो आप हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लो, आइसोटोप तो जानते हो ना, आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। चाहे तो आप हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लो, पर एग्जैक्ट हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट खराब आएगा। तो इतना सा मेरा कहना है कि जब कभी भी आपका सैंपल आप ले रहे हो, लेट सपोज आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में आपका होता है सॉल्यूट, होता है सॉल्वेंट होता है, तो मेरा इतना सा कहना है कि अगर आपका सॉल्यूट हाइड्रोजन है तो कभी भी आपका सॉल्वेंट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फिर आप चाहे हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लो, जैसे आप ड्यूटेरियम ले लो, वो चलेगा। क्योंकि अगर आपने सेम ले लिया तो फिर सारे एक्साइट हो जाएंगे और फिर रिजल्ट खराब आएगा। समझ में आया? चलो, फिर हमने बोला था ना कि एक बात और हमने बोली थी, इवन और ऑड वाली,
बोला था ना कि ऑड होना चाहिए, मतलब कि 1 3 5 7 होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियस स्पिन करेगा, रोटेशन करेगा। और अगर आपका 2 4 6 8 है तो यहाँ पर किसी भी तरह की रोटेशन नहीं होगी, न्यूक्लियस स्पिन नहीं करेगा। ठीक है, तो जब कभी कंडीशन में अगर न्यूक्लियस स्पिन करता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के सैंपल को हम बोलते हैं एनएमआर एक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? एनएमआर एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस मूव कर रहा है। और जिस सैंपल में न्यूक्लियस मूव ही नहीं करता उसे हम बोलते हैं एनएमआर इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? एनएमआर इनएक्टिव। और जब कभी भी हमें एनएमआर परफॉर्म करना होगा तो एनएमआर को परफॉर्म करने के लिए एनएमआर एक्टिव वाला लेंगे या इनएक्टिव वाला? अरे सर सीधी सी बात है, एनएमआर परफॉर्म करना है ना, बिगाड़ना थोड़ी ना है। अगर परफॉर्म करना है तो एक्टिव वाला लेंगे। तो मतलब जिसके अंदर आपका प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का नंबर 1 3 5 7 आता है, उसी तरह के सैंपल को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर इवन है, तो स्पिनिंग होगी क्या? नहीं होगी, जीरो स्पिनिंग होगी। एग्जांपल O16। फिर आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ओड है, तो जो भी स्पिन होगी ऑब्वियसली स्पिनिंग तो होगी क्योंकि ओड ओड है। ठीक है, तो यहां पर स्पिनिंग होगी, मतलब कि ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी। फिर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ओड है, तो एक तो ओड है ना, अगर एक भी ओड हुआ तो भी स्पिनिंग होगी, तो स्पिन यहाँ पर नॉन जीरो होगा। मैंने आपको क्या बोला? या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कोई भी अगर आपका ऑड हुआ तो ऑड होने पे ही स्पिनिंग होती है। आप देख सकते हैं यहां पर आपका प्रोटॉन ऑड है, यहां पर आपका न्यूट्रॉन ऑड है। तो जब कभी भी कहीं भी कुछ भी ऑड होना चाहिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से, अगर दोनों है तो बहुत बढ़िया, दोनों में से कोई एक भी है तो भी आपकी स्पिनिंग होगी और स्पिन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, नॉन जीरो आएगी, नॉन जीरो आएगी, मतलब कुछ ना कुछ स्पिनिंग तो होगी। ऐसे एग्जांपल है जैसे H2C13 N15, सब में स्पिनिंग होगी। सारे कैसे हैं? एनएमआर एक्टिव। और ये कैसा हुआ? ये हुआ एनएमआर इनएक्टिव। तो बहुत ही आसान है निकालना कौन एक्टिव कौन इनएक्टिव। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर आपको ऑड नंबर में दिखते हैं तो वो एनएमआर एक्टिव होता है। कोई एक, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे दोनों हो, अगर आपको ऑड नंबर में कुछ भी दिख रहा है तो एनएमआर एक्टिव। अगर आपको सारा ही इवन नंबर में दिख रहा है तो एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जहां पर स्पिनिंग जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, अभी तक जो सुना वो बहुत ही बेसिक था, प्रिंसिपल तो अब शुरू होता है। यहां पर एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल को 2 मैग्नेट के बीच में रखना है, यस और नो? ठीक है, बोला है ना कि जो भी सैंपल है उस सैंपल को आपको 2 मैग्नेट के बीच में रखना है। तो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और नीचे वाला कौन सा पोल है? नीचे वाला आपका साउथ पोल है। सो दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। और अगर मैग्नेट रखी है तो मैग्नेट रखने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसको डिनोट करते हैं बी नोट से। किससे डिनोट करते हैं? बी नोट से। तो जो मैग्नेट है उस मैग्नेट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी नोट से। फिर आपका एक और मैग्नेट हो गया। ठीक है, यहां पर भी आपको देखिए, आप ये इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था, एक सेकेंड, वापस फार्मेसी देखिए, फार्मेसी फार्मेसी देखनी है जिंदगी में। चलो, मैंने आपको बोला था कि जो भी आपका सैंपल है, दिस इज योर सैंपल, दिस इज योर सैंपल। और इस सैंपल को कहां पर रखना है? इस सैंपल को आपको मैग्नेट्स के बीच में रखना है। किसके बीच में रखना है बच्चों? मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के बीच में। और मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। और क्या उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे? यस सर। क्या उसे हम बी नोट से डिनोट करेंगे? यस सर। तो आप देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बी नोट से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब सैंपल, लेट सपोज सैंपल है आपका H, मतलब कि HNMR कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? HNMR। आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है या नहीं? बिल्कुल। तो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। और ये अगर पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन है, तो क्या ये अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये अपनी एक्सिस पे नॉर्मल रोटेशन कर रहा है।
अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैग्नेट है, मैग्नेट को हटाइए, मैं तो सिर्फ सैंपल की बात कर रहा हूँ कि सैंपल में हाइड्रोजन है, यस सर, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है, यस सर, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सर, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस पे रोटेशन 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 शो कर रहा है। अभी तक मैग्नेट की कोई कहानी नहीं है। आप देखो सैंपल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब चार्ज पार्टिकल है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेशन करेगा, और इसके रोटेशन करने की वजह से ये जब इस तरह से अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है तो इस रोटेशन की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया? सैंपल का जो हाइड्रोजन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। क्यों करने लग गया? क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। रोटेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटोन है, और अगर वो प्रोटोन है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू, अरे नॉर्थ टू साउथ। अभी ठीक है, ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये डायरेक्शन आपको बता दी कि इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन बितारा इतू सा छोटू सा प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, छोटा सा चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सिस कर रहा है इसलिए उसे मैग्नेट बोल दिया, है ना, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए उसे छोटा सा मैग्नेट बोल दिया। पर क्या वो इतने बड़े बड़े मैग्नेट से टक्कर ले पाएगा क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, वो कहाँ, बेचारा छोटा सा हाइड्रोजन जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, वो तो बेचारा अपने घूम रहा था एक्सिस पे, वो घूम रहा था इसलिए वो मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था तो आपने मैग्नेट बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, पर वो बड़े बड़े मैग्नेट से टक्कर थोड़े ना ले पाएगा सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब देखो आगे। तो जो वो चार्ज पार्टिकल, जो वो हाइड्रोजन रोटेशन कर रहा था, उसकी जनरली रोटेशन किधर थी? उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था नॉर्थ टू साउथ। कहां पर था? नॉर्थ टू साउथ। वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि वो रोटेशन कर रहा था। पर बड़े मैग्नेट के आने के बाद, जब वो बड़े मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि आपको पता है सैंपल रखा कहाँ गया है, दो मैग्नेट के बीच में रखा गया है, तो जब वो इन दो मैग्नेट के बीच में कांटेक्ट में आता है तो वो कहता है भाई मैं तो छोटा सा हूं, मेरे पास तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आप तो बड़े बड़े मैग्नेट्स हो, आपके हिसाब से मुझे अरेंज कर लो। तो यहां पर क्या होगा देखो, ये साउथ पोल है वो हाइड्रोजन वाले का, ये नॉर्थ पोल है हाइड्रोजन वाले का। तो आप देखो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ चला गया और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ चला गया, मतलब कि एक ऐसी स्टेज बन गई जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेज है। आप देखो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला जो है, ये वाला जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा रखा है, दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बड़े मैग्नेट पे दिखा रखा है। अब इस तरह की स्पिनिंग को हम कहेंगे अल्फा स्पिन स्टेट। क्या कहेंगे इसको? अल्फा स्पिन स्टेट। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आगे भी पूछूंगा, अल्फा स्पिन स्टेट एक इस तरह का स्पिनिंग स्टेट होता है जहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि आप देखिए नॉर्थ और साउथ साथ में है, साउथ और नॉर्थ साथ में है, तो यहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और क्या यहाँ पर एनर्जी कम होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर एनर्जी कम होती है। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी कम, लो एनर्जी स्टेट है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इस तरह की स्पिन को बोलेंगे अल्फा स्पिन। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो और अगर एनर्जी कम हो तो उस तरह की स्पिनिंग को क्या कहेंगे? उस तरह की स्पिनिंग को कहेंगे अल्फा स्पिनिंग, और इसका जस्ट उल्टा उसे कहेंगे बीटा। मान लीजिए कोई बीटा स्पिनिंग शो कर रहा है, मतलब कि अपोजिट। आप देखिए यहां पर भी रिपल्शन लग रहा है, यहां पर भी रिपल्शन लग रहा है, फिर भी यहां पर ये टिका हुआ है, मतलब इसमें हाई एनर्जी है और स्टेबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा कम होती है, और इस तरह की स्टेट को कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। तो दो तरह की स्टेट होती है, अल्फा और बीटा। अभी तक किसी भी तरह का कोई रेडिएशन नहीं आ रहा, अभी तक हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हमारे सैंपल में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, प्रोटॉन था, पॉजिटिव चार्ज था, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड बड़े बड़े मैग्नेट्स के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या शो करता है? तो जनरली तो क्या शो करता है? अल्फा स्पिन शो करता है। अल्फा स्पिन का मतलब है कि नॉर्थ साउथ बढ़िया मामला है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है और एनर्जी कम है। पर दूसरी कंडीशन जहां पर बीटा स्पिनिंग है वहां पर क्या होता है कि स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एनर्जी यहां पर ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुआ आपको ये सब? चलिए ये बात को ध्यान रखना। यहां पर लिखा भी है देखो, हाइड्रोजन एटम एक्ट लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। क्लियर है?
अभी तक कोई भी रेडिएशन नहीं आई है, अभी तक ये नॉर्मल ही चल रहा है। अच्छा, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन की बात थी ना कि हाँ सैंपल में सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर मान लीजिए सैंपल में कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता तो, जैसे मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखा रखा है CH3 CH2O CH2 CH3, इतना बड़ा अगर मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। तो अब इसमें क्या होता, तो जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3, अगर मैं इसको दिखाऊं CH3 को, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन पहले में तो अकेला था तो वो तो एडजस्ट हो गया, पर यहां पर तो कार्बन के साथ है। किसके साथ है? कार्बन के साथ है, CH3 है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं? बिल्कुल है, कार्बन के पास तो सब कुछ है, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन का पूरा घेरा है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के चारों तरफ जो घेरा बना रखा है वो किसने बना रखा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन का। ये जो हाइड्रोजन के चारों तरफ जो क्लाउड बना रखा है ना, वापस बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन था इसके चारों तरफ ये जो क्लाउड बना रखा है, ये जो क्लाउड है किसका है? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर, कार्बन का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ में आया? कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि, एक बार और एक ब्लैंक पेज लेते हैं क्योंकि समझाने वाला टॉपिक है। मुझे पता है कि बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, पर कुछ भी नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे तो मज़ा आने लगेगा। ये आपका सैंपल है। इस बार जो सैंपल है वो इस तरह से है, CH3 CH2O CH2 CH3, इस तरह से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है सैंपल में उसकी बात कर रहा हूँ, पर आपको तो पता ही है दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एम मैग्नेट्स, मैग्नेट्स, बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए हैं। अब इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन इस बार अकेला नहीं है, इस हाइड्रोजन के साथ इस बार क्या है? कार्बन। तो सपोज ये हाइड्रोजन है, पर इस बार हाइड्रोजन अकेला नहीं है, इस बार हाइड्रोजन के साथ क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से ये घिरा हुआ है। वापस लिख देता हूँ अच्छे से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से ये घिरा हुआ है। तो जब कभी ये वाला हाइड्रोजन मैग्नेट्स में आएगा, लेट सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, लेट सपोज दिस इज साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब कभी ये वाला हाइड्रोजन इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा, देखो मेरी अपनी इज्जत है, मेरे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। हाँ बिल्कुल अकड़ में रहेगा ये। आप देखो यहाँ पर, देखो ये जो वेक्टर मैंने बना रखा है ना, ये हाइड्रोजन है, ये जो एरो मैंने कर रखा है ये हाइड्रोजन है, और इसके चारों तरफ आप देखो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के चारों तरफ क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो ये पता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं बी इंड्यूस, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस हो रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो आपका बीचों बीच हाइड्रोजन है, क्या ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है? बिल्कुल। और अगर ये इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है तो क्या मैं इसको शील्डेड बोल दूं? शील्डेड मतलब इसके चारों तरफ कवच है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है सर, हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो बीचों बीच आपने दिखा रखा है ये हाइड्रोजन है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया तो इनमें अलग से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, इसलिए इसको लिख दिया बी इंड्यूस। ये आपका शील्डेड है हाइड्रोजन, इसलिए लिख दिया शील्डेड एटम। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ साउथ में बड़े बड़े मैग्नेट में लग रही है। तो आप देख सकते हैं ये रोटेट नहीं हुआ, ये अल्फा बीटा कुछ शो नहीं कर रहा, ये बीच में अटक गया। ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मेरी अपनी मर्जी में तो ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें है CH2। क्या यहाँ के हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कार्बन तो है सही यहाँ पे, तो यहाँ के हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए था। पर पड़ोस में आते हैं ऑक्सीजन भैया। कौन आते हैं? ऑक्सीजन भैया। अब कहानी में ट्विस्ट सुनो, जैसे कि यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे और इसने हाइड्रोजन को घेर रखा था, पर ये वाला जो कार्बन है ना ये घेर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है ऑक्सीजन, इसके जस्ट पास क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, सारे उधर चले जाएंगे।
तो इसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन रह गया, अब ये रह गया डी शील्डेड, इसके पास कोई भी शील्ड नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आपकी बात सही है कि वो डी शील्डेड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, चलो बात मानी। आपका एग्जांपल वापस बना देता हूँ सर मैं, CH3 CH2O CH2 CH3, कोई बात नहीं, आप चाहो जैसा बना लो। सर एक बात बताइए, इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की कवरिंग थी, इसलिए आपने इसको शील्डेड बोल दिया, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे क्योंकि ऑक्सीजन ने खींच लिए कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये डी शील्डेड हो गया। क्या हो गया? डी शील्डेड। सर एक बात बताइए, ये जो आपका ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने सिर्फ इस वाले का ही क्यों खींचा? इस ऑक्सीजन ने इस वाले का क्यों नहीं खींच लिया? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इफेक्ट है, वो हमेशा एक लोकल इफेक्ट होता है। कैसा होता है? लोकल इफेक्ट। तो वो पड़ोस वाले को ही प्रीफर करता है। किसको प्रीफर करेगा? पड़ोस वालों को, पड़ोस वालों को। और ये तो उसके लिए क्या हो गया? दूर वाला हो गया। इसलिए उसने CH3 में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और CH2 में इंटरेस्ट दिखाया और उसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है वो एक लोकल इफेक्ट होता है, एक लोकल एरिया में लगता है, इसलिए CH2 के ऊपर ही लगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि CH3 CH2O CH2 CH3 ये तो शील्डेड था, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा था, पर ये जो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन ये तो ऑक्सीजन ने खींच लिए, अब तो ये डी शील्डेड है। ये डी शील्डेड है तो कैसे जाएगा? सर बेचारा मामूली सा हाइड्रोजन कैसे ही जाएगा? अल्फा स्टेट में जाना चाहिए, अल्फा स्टेट में ही जाना चाहिए। ये देखो अल्फा स्टेट। सर अल्फा स्टेट, अरे बताया था ना, अल्फा स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहां पर नॉर्थ साउथ होते हैं। देखो ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया। और उसके बाद ये भी बताया था कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी बहुत कम होती है ना। तो वही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कहाँ पर जाएगा? अल्फा स्पिन में जाएगा, ये डिशिल्डेड होगा, यहाँ पर लेस एनर्जी होगी, मोर स्टेबिलिटी होगी। अभी तक मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई ही नहीं है। अभी सैंपल दो मैग्नेट के बीच में, तो ये सब चल रहा है। अब देखो, अब ये वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ये वही एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, कुछ नया नहीं है इसमें। ये वही आपको दिखा रखा है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कवरिंग थी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, वो इस तरह से अरेंज हो गया। और जो डी शील्डेड हो गया था ऑक्सीजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इफेक्ट की वजह से, वो वापस अल्फा स्पिन में आ गया। ठीक है, अल्फा स्पिन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, ये डी शील्डेड होगा। और ये वाला जो है इसमें उल्टा होगा मामला। अब जाके रेडियो वेव्स आ रही है, अब जाके क्या आ रही है? रेडियो वेव्स आ रही है, अब जाके फ्रिक्वेंसीज आ रही है। तो जब कभी भी रेडियो वेव्स आएगी तो रेडियो वेव्स आने से क्या होगा कि ये जो आपका अटका हुआ था बीच में, है ना, अब रेडियो वेव्स आएगी तो रेडियो वेव्स आने से क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाते हैं सारे। ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं सारे? ग्राउंड स्टेट से सारे जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये वाला तो बड़ी आसानी से मुड़ के बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बीटा स्टेट, मैंने आपको याद करो बीटा स्टेट का बोला था कि बीटा स्टेट जो होता है एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। और जैसे ही रेडियो वेव्स आई, ग्राउंड स्टेट से सारे मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गए, मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो बीटा स्टेट ही आनी चाहिए। तो अभी बीटा स्टेट आने वाली है। क्या आने वाली है? बीटा स्टेट। तो जैसे ही बीटा स्टेट आई, है ना, जैसे ही बीटा स्टेट आई तो यहां पर सबसे इजीली बीटा स्टेट में कौन पहुंचेगा? ये वाला, क्योंकि ये आधे रास्ते में था, ये घूम के पहुंच जाएगा। पर आप देखो जो अल्फा स्पिनिंग में था उसको कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए पूरा ही ओरिएंटेशन चेंज करने में, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से था, अब इसको पूरा ही ओरिएंटेशन चेंज करके कुछ इस तरह से अरेंज होना है। तो ये कंप्लीट ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, इसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हाई एनर्जी स्टेट में जाना है तो। और ये जो ओरिएंटेशन चेंज होती है इसी को कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे पता है कि एक बार में तो नहीं, पर हाँ मल्टीपल टाइम आप करो, कोशिश करो, क्लियर होगा। ठीक है, यहां पढ़ो अब। व्हेन वी डू NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वी आर लुकिंग एट हाउ टाइनी न्यूक्लियाई हाइड्रोजन बिहेव इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि छोटे छोटे हाइड्रोजन बेचारे इतने से जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वो बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में या तो अल्फा स्पिन शो करते हैं या बीटा स्पिन शो करते हैं। डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट। कुछ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहते हैं तो वो डी शील्डेड हो जाते हैं, कुछ शील्डेड रह जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सीधी सी बात है, कोई डी शील्डेड है तो अलग लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कोई शील्डेड है तो अलग एनर्जी पे लेवल को
अलग लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन वेयर दे एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। इसे ही कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। आई रिपीट, बिकॉज ऑफ दिस दे एब्जॉर्ब एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशन। मान लीजिए किसी के पास डबल बॉन्ड है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है, किसी के पास हाइब्रिडाइजेशन की दिक्कत है, तो सभी हाइड्रोजन एटम अलग अलग एनर्जी लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल पे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम कह रहे हैं केमिकल शिफ्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों? केमिकल शिफ्ट। क्लियर हो आपको यहां तक? चलिए, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल शिफ्ट में एक तो होता है अपफील्ड और एक होता है डाउनफील्ड। केमिकल शिफ्ट की अगर आप बात करें, दो तरह से केमिकल शिफ्ट होती है, एक तो होती है अपफील्ड, एक होती है डाउनफील्ड। मेरे साथ बोलो, एक तो होती है अपफील्ड, एक होती है डाउनफील्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपफील्ड का मतलब क्या होता है? अपफील्ड का मतलब होता है शील्डेड वाले। अब मुझे यहाँ बताइए, इस एग्जाम्पल में शील्डेड कौन थे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर था। ये वाले हाइड्रोजन शील्डेड थे ना, क्योंकि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग कर रहा था। और ये वाले डी शील्डेड थे ना, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने खींच लिया था, तो ये हाइड्रोजन कैसे थे? डी शील्डेड। तो शील्डेड कौन था? शील्डेड था ये CH3 वाला। तो यहां पर ये जो पहली पीक बनी है ना, ये जो पहली 3 पीक्स बनी है, ये बनी है शील्डेड वाले की। इसे कहते हैं अपफील्ड। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं अपफील्ड। ठीक है, और याद करो कि ये जो शील्डेड वाला था, इसको बीटा स्पिन में आने के लिए, वापस मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो शील्डेड वाला था, इसको बीटा स्पिन में आने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी। पर ये जो बिल्कुल ही डी शील्ड हो गया था, जिसका ओरिएंटेशन ही अल्फा था, उसको बीटा में आने के लिए पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज करना था। तो डी शील्डेड वाले को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू शील्डेड वाला, क्योंकि वो तो आधे रास्ते में था, वो तो पहुंच गया था बीटा में। ठीक है, तो ये अपफील्ड का मतलब हो गया आपका शील्डेड वाला। और शील्डेड वाला मतलब कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम इनटू बीटा स्टेट। ठीक। और डी से डाउनफील्ड, डी से डी शील्डेड, डी से डाउनफील्ड, डी से डी शील्डेड, हमेशा ध्यान रखना, डी से डाउनफील्ड, डी से डी शील्डेड। और यहाँ पर आपको ये दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? पीपीएम है। इट इज अ पीपीएम स्केल जिस पे आप ग्राफ को बता रहे हैं। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया? अब और मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये ग्राफ बन रहे हैं। अपफील्ड का मतलब होता है जो कि शील्डेड इलेक्ट्रॉन वाला होता है। डाउनफील्ड का मतलब होता है डी से डाउनफील्ड, डी से डी शील्डेड, ऐसा हाइड्रोजन जो कि किसी भी तरह से शील्डेड नहीं है, जो अलग है, शील्डिंग नहीं हो रही है जिसकी। ठीक है, एक हो गया अपफील्ड, एक हो गया डाउनफील्ड, एक हो गया शील्डेड, एक हो गया डी शील्डेड। एक को एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक को एनर्जी कम चाहिए बीटा स्पिन में आने के लिए। बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है? हमें कैसे पता करना है कि इसकी कितनी स्प्लिटिंग हमें करनी है? ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो 1 2 3 4 ये बन रहे हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी स्प्लिटिंग करनी जरूरी थी? ये इतनी स्प्लिटिंग क्यों करनी है? ये कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए होता है N+1 रूल। क्या होता है बच्चों? N+1 रूल होता है, जहां पर N का मतलब होता है नेबरिंग हाइड्रोजन, पड़ोसी के हाइड्रोजन, नेबरिंग हाइड्रोजन। N का मतलब क्या होता है? नेबरिंग हाइड्रोजन। देखो यहां पर ये जो पीक स्प्लिटिंग हो रही है, इसको समझते हैं कि ये जो पीक बनी है, चलो पीक बनी है बढ़िया है, पर ये पीक स्प्लिट क्यों हो रही है? एक पीक ये रही, एक पीक ये रही, एक पीक ये रही, 1 2 3 4, है ना? ये जो पीक स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है? तो यहाँ पर हम कैसे पीक स्प्लिटिंग करेंगे? N+1 रूल से। किस रूल से करेंगे? N+1 रूल से, जिसपे N का मतलब होता है नेबरिंग हाइड्रोजन, पड़ोसी के हाइड्रोजन। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है CH3 CH2O CH2 CH3 दे रखा है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी पीक्स बनानी है, इस वाले की पीक बनानी है, पीक स्प्लिटिंग करनी है, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है N+1। N का मतलब क्या है बच्चों? N का मतलब है कि इसके पड़ोसी हाइड्रोजन, इसके पड़ोसी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो 2+1 मतलब कि 3 पीक बनेगी। तो क्या CH3 की 3 पीक बन रही है? 1 2 3। क्या बात है, बहुत ईजी था, है ना? चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। इसकी निकालते हैं कि इसकी कितनी पीक बनेगी CH2 की। तो CH2 की हमें पीक निकालनी है। पीक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N+1। N का मतलब नेबर हाइड्रोजन। तो CH2 के पड़ोसी में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। CH2 के पड़ोस में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो CH2 के पड़ोस के 3 हाइड्रोजन उठाए
+1 तो टोटल 4 पीक बनेगी। ये जो CH2 है इसकी कितनी पीक बनेगी? 4। 1 2 3 4। अरे वाह, सही बना रखी है। तो इस तरह से पीक बनानी है। समझ में आया किस तरह से पीक्स बनती है, पीक स्प्लिट्स कैसे होती है? चलो, ये सारा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखा रखा है मैंने, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर नेबर में, पड़ोसी में हाइड्रोजन 0 होंगे, फॉर्मूला क्या है? N+1। नेबर हाइड्रोजन कितने? 0। तो 0 + 1 मतलब कि 1। तो अगर नेबर हाइड्रोजन 0 है तो एक पीक बनेगी। सीधी सी बात है, अगर नेबर हाइड्रोजन 1 है तो N 1 हुआ, फॉर्मूला है N+1 मतलब 1 + 1 तो 2 पीक बन गई। तो जो भी आपका नेबर हाइड्रोजन, जैसे नेबर हाइड्रोजन 2 है तो एक बढ़ा के लिख दो 3। अगर नेबर हाइड्रोजन 3 है तो एक बढ़ा के लिख दो 4 पीक। अगर नेबर हाइड्रोजन 4 है तो एक बढ़ा के लिख दो 5 पीक। तो इसको बोलेंगे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट। इस तरह से आपका अलग अलग स्प्लिटिंग पैटर्न होता है, डिपेंड करता है कि नेबर हाइड्रोजन कितने हैं। नेबर हाइड्रोजन अगर 0 भी हुआ तो स्प्लिटिंग एक तो होगी ही होगी, क्योंकि फॉर्मूला है N+1। उसके बाद सॉल्वेंट की बात करी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो कुछ भी आपका सॉल्यूशन है मतलब कि आपका सैंपल है, दिस इज योर सैंपल, मतलब कि आप बोल लीजिए सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जो है बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। किससे मिलकर बनता है बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जहाँ पर सॉल्यूट आपका क्या होता है? सैंपल होता है, मतलब कि जो कम अमाउंट में होता है। और जो आपका ये जो सॉल्वेंट होता है ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। पर ध्यान रखना कि अगर ये ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हमेशा ऐसा लो जो कि आपके सॉल्यूट को नुकसान ना पहुंचाए। हमेशा ध्यान रखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट हाइड्रोजन है तो सॉल्वेंट हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। आप चाहिए तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लो, कुछ भी ले लो, पर सेम नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट नेवर बी सेम, पहला। दूसरा कि ये जो भी सॉल्वेंट है हमारा, ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूट को नुकसान ना पहुंचाए, इस सॉल्यूट को इरिटेट ना करे, इस सॉल्यूट को प्रॉब्लम ना दे, कुछ भी नहीं होना चाहिए सॉल्यूट को। सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, सॉल्यूट को खराब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है NMR solvent are usually deuterated solvent, meaning they contain deuterium instead of normal hydrogen। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन जो है अपना NMR शो कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपने सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन ले लिया, सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन, सोल्यूट भी हाइड्रोजन, तो जब कभी रेडियो वेव्स आएगी ना तो दोनों को एक्साइट कर लेगी, फिर आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो नहीं लेना है, बस इतना समझ लो आप। फिर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर सोल्यूट बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉल्वेंट हमेशा इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि नॉन रिएक्टिव, किसी भी तरह की रिएक्शन वो शो नहीं करना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट कौन कौन से ले सकते हैं? ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरेटेड DMSO, फिर आपका वाटर हो गया, एसीटोन हो गया, ड्यूटेरेटेड मेथेनॉल, ड्यूटेरेटेड बेंजीन, ये तरह तरह के आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कब कब यूज करने वो आपको लिखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिलैक्सेशन प्रोसेस। आपको पता है कि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो उसी एनर्जी को रिलीज करके वापस ही एक्साइटेड से ग्राउंड में भी आते हैं, और उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो दो तरह की रिलैक्सेशन होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक होता है T1 रिलैक्सेशन, एक होता है T2 रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब तो आपको क्लियर हो गया ना, कि एक्साइटेड स्टेट से वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी को रिलीज करके आएंगे। तो ये जो एनर्जी रिलीज करके एक्साइटेड से वापस मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दो तरह से रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। एक होता है T1 रिलैक्सेशन, एक होता है T2 रिलैक्सेशन। T1 T2 T1 T2 रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन। T1 को बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। और T2 को बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो एक हो गया आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, एक हो गया आपका स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दो तरह का रिलैक्सेशन है, T1 T2, स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इसमें क्या फर्क है वो देख लो आप, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर एटम अपनी एनर्जी सराउंडिंग में दे रहा है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तो चले गए, अब एक्साइटेड से वापस आना था ग्राउंड में, तो एनर्जी अगर सराउंडिंग एटम को दे दी है ना, सराउंडिंग में दे दी, लेटिस में दे दी, तो उस तरह की स्टेट को बोलेंगे हम T1 रिलैक्सेशन स्टेट, ठीक है। और अगर आपने एनर्जी आउटसाइड नहीं देकर, एटम शेयर एनर्जी विथ ईच अदर, जो एटम है उसने आपस में ही एनर्जी शेयर कर ली,
तो ऑप्शन है, या तो एटम आपस में एनर्जी शेयर करे, जब कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है तो या तो एटम अपने आपस में एनर्जी शेयर कर ले, या फिर एटम लेटिस को एनर्जी दे दे। तो अगर वो एटम लेटिस को एनर्जी दे रहे हैं तो वो हो गया T1 रिलैक्सेशन, इसलिए इसको बोला है स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन। और अगर वो एटम अपने आप में ही एनर्जी इधर उधर करके नीचे आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे T2 रिलैक्सेशन, इसको बोलेंगे स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो T1 रिलैक्सेशन होता है वहां पर क्लियर सिग्नल मिलता है, और जो T2 रिलैक्सेशन होता है वहां पर फेड हो सकता है सिग्नल, सिग्नल ब्रॉड हो सकता है, ब्रॉड हो सकते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सिग्नल हो सकते हैं, और फेड हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है CS3 का, तो आप निकाल सकते हैं CS3 और CS2OH, ये लिख दिया CS3CH2OH। अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी कितनी स्प्लिटिंग होगी CS2 की, तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग चेक करने के लिए N+1 लगाऊंगा, पड़ोसी के हाइड्रोजन देखूंगा, पड़ोसी के हाइड्रोजन 3 है, मतलब 3+1, तो CS2 की स्प्लिटिंग होगी 4। तो आप देख सकते हैं CS2 की 4 स्प्लिटिंग हो रही है, 4 पिक बन रहे हैं। तो बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ज्यादा पिक दिख रही है आपके ग्राफ में, बहुत ज्यादा पिक दिख रही है, बहुत ज्यादा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन वाला देख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन का करना है तो अलग अलग तरह के कार्बन है, तो मतलब बहुत ज्यादा पिक्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है, एक स्प्लिटिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई तरह की स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है, तो स्प्लिटिंग होती कैसे है, नेबरिंग हाइड्रोजन के बेसिस पे। बोला ना N+1 रूल, तो मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन ज्यादा, पीक ज्यादा मतलब कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा। और अगर आपकी पीक ब्रॉड आ रही है, अगर आपकी पीक ब्रॉड आ रही है, ब्रॉड ब्रॉड पिक आ रही है, ब्रॉड पिक, छोटी छोटी पिक आ रही है, ये सीरी क्यों एक्टिवेट हो जाती है अगर आपकी पिक ब्रॉड आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके सैंपल में OH या NH ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, या तो OH ग्रुप प्रेजेंट है या NH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट इन NMR। अब ध्यान से सुनना, एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी, ठीक ना। अगर मैं आपको एग्जांपल से बोलूं, केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या था, एक तो था अपवर्ड, एक था डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या था, शील्डेड वाले थे, डाउनवर्ड में क्या था, डी से डाउनवर्ड, डी से डी शील्डेड थे। अपवर्ड ग्राफ में पहले आता था दिस इज अपवर्ड, और डाउनवर्ड बाद में आता था दिस इज डाउनवर्ड। याद आया। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये जो केमिकल शिफ्ट हो रही है, ये किस पर डिपेंड होती है, तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर मैं आपको बताऊं तो CH3CH2O CH2CH3, तो आप खुद देखिए बेटा, आप खुद देखिए, ये ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, नहीं खींच लिए थे, सारे खींच लिए थे, अपनी तरफ ले लिए थे। तो ऑक्सीजन भी एक तरह से नॉर्मल, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये भी कैसा था, ये भी शील्डेड था। पर यहाँ पर ऑक्सीजन होने की वजह से, आप देखो ऑक्सीजन होने की वजह से ये अब कैसा हो गया, ऑक्सीजन होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चला गया और ये हो गया डी शील्डेड। तो हमने बोला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी एक इफेक्ट करती है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन भी इफेक्ट करता है। अगर जो आपका हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन अगर sp2 कार्बन से अटैच है, किस तरह के कार्बन से, sp2 वाले कार्बन से अटैच है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डी शील्डेड है। कैसा है वो, बहुत ज्यादा डी शील्डेड। वही हाइड्रोजन अगर sp3 कार्बन से अटैच है, कौन से कार्बन से, sp3 कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन तो आती है ना भाई, जैसे डबल बॉन्ड का हो गया sp2, ट्रिपल बॉन्ड का हो गया sp, सिंगल बॉन्ड का हो गया sp3। नहीं भी आती तो आप इतना याद रख लो, बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ कि अगर आपका हाइड्रोजन है, अगर आपका हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन sp2 कार्बन से अटैच है, कौन से कार्बन से, sp2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब कि वो ज्यादा डी शील्डेड है। ज्यादा डी शील्डेड है तो किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड मतलब डी शील्डेड। और अगर आपका हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच है, अगर आपका हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शील्डेड है, और शील्डेड है मतलब वो आएगा अपवर्ड में। कहाँ पर आएगा, अपवर्ड में आएगा, अपफील्ड में आएगा। मतलब जब ppm का स्केल स्टार्ट होता है 0 1 2 3, तो वो इनिशियली ही आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा शील्डेड होता है वो आता है अपवर्ड में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ppm स्केल में, और जो बहुत ज़्यादा डी शील्डेड होता है वो चला जाता है आपका डाउनफील्ड, डी से डाउनफील्ड, डी से डी शील्डेड, मतलब ppm स्केल में बहुत ही ज़्यादा पीछे ही आता है।
हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो केमिकल शिफ्ट हो रहा है, ये जो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये जो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो डीशिल्डेड हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा तो डाउनवर्ड आएगा, मतलब पीपीएम स्केल में पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो डी शिल्डेड है, अगर sp3 है तो मोर शिल्डेड है। इसकी वजह से भी केमिकल शिफ्ट अफेक्ट होता है। फिर आता है आपका एरोमेटिसिटी। जब कभी आपका सैंपल है, जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन, और इस सैंपल को आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रख दिया, मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, तो यहाँ पर जो बेंजीन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से एक करंट जनरेट होता है जिसका नाम है रिंग करंट। तो बेंजीन की रिंग में करंट जनरेट होता है, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो उस करंट को बोलते हैं रिंग करंट, और उस रिंग करंट जनरेट होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, डी शिल्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, डी शिल्डिंग हो जाती है। डी शिल्डेड होने का मतलब है कि डाउन फील्ड में जाएगा, पीपीएम स्केल में पीछे की तरफ आएगा, डी शिल्डेड हो गया। तो एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग ये भी अफेक्ट करती है आपके केमिकल शिफ्ट को। साथ ही साथ एनाइसोट्रॉपी, मतलब कि अगर आपका कार्बन एल्कीन है, डबल बॉन्ड फॉर्म में है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में है, एरोमेटिक रिंग है, तो इससे भी आपका क्या होता है, आपका केमिकल शिफ्ट अफेक्ट होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई बार क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे OH है, NH है, ये जो ग्रुप है ये फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वापस आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड अफेक्ट हो सकता है। फिर आता है सॉल्वेंट। मैंने आपको कितनी बार कहा कि सॉल्वेंट तो ध्यान से लेना ही है, अगर सॉल्वेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सॉल्वेंट में गड़बड़ होने की वजह से या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होने की वजह से आपके पीक्स में दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा कम आ सकते हैं, मतलब कि आपका केमिकल शिफ्ट अफेक्ट हो सकता है। तो सॉल्वेंट की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से, आपकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, इन सभी वजह से क्या अफेक्ट होता है, आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब कि केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट। उसके बाद एक और रीजन दे रखा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पर है, एक जगह है फिर रोक दिया, फिर यहाँ नहीं है फिर है, मतलब अल्टरनेटली अरेंज है। तो अल्टरनेट कार्बन में या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली जंप कर करके आगे बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन की वजह से भी और रेजोनेंस जो होता है उसकी वजह से भी शील्डिंग कम होती है। शील्डिंग कम होती है मतलब कि क्या हो गया, डी शील्डेड हो गया। डी शील्डेड मतलब डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड मतलब आगे की तरफ के पीछे की तरफ, अरे सर पीछे की तरफ, पीपीएम स्केल में आगे या पीछे, अरे सर पीछे, क्योंकि ये डी शील्डेड है, ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस। उसके बाद है आपका कपलिंग कांस्टेंट। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो पीक्स बन रही थी ना, इस पीक्स के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है यही कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है यही कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। व्हेन ए प्रोटोन इज नियर अनदर प्रोटोन, जब कभी एक प्रोटोन दूसरे प्रोटोन के पास होता है, जैसे मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटोन है, दिस इज प्रोटोन, दिस इज प्रोटोन। व्हेन ए प्रोटोन इज नियर अनदर प्रोटोन, जब एक प्रोटोन दूसरे प्रोटोन के पास होता है, देयर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट, ये भी प्रोटोन है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्रोटोन है पॉजिटिव चार्ज है, लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, लेट सपोज ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये हाइड्रोजन भी मैग्नेट की तरह बिहेव किएगा। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में पास में होते हैं, दोनों ही प्रोटोन है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, और इसी इंटरेक्शन होने की वजह से ये स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। जो पीक में स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है ये इसी इंटरेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लेट्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लेट्स। और यहां पर ये जो स्प्लिट्स के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस इज द गैप, दिस इज द गैप, दिस इज द गैप, ये जो गैप्स आपको दिख रहा है इसे कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट जे।
तो कपलिंग कांस्टेंट और कुछ नहीं है, जो स्प्लिट्स होती है ना इनके बीच में ये जो गैप होता है ना, स्प्लिटिंग के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप को कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं जे से, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में। तो अगर आपको कोई पूछे कपलिंग कांस्टेंट तो बोल देना है जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ही कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको जे से डिनोट किया जाता है, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतने ही गैप बनेंगे, मतलब कि उतने ही कपलिंग कांस्टेंट बनेंगे। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कपलिंग कांस्टेंट? सीधी सी बात है, ये हमें बता देते हैं कि किस तरह से ज्योमेट्री अरेंज है। क्या ये सिस फॉर्म में अरेंज थे हाइड्रोजन, क्या ट्रांस फॉर्म में अरेंज थे, क्या जेमिनल फॉर्म में अरेंज थे। ऑल्सो टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ कपलिंग हियर, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, जेमिनल फॉर्म, तो ये बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा CH3CH। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कितनी स्प्लिटिंग होगी CH की, तो CH की स्प्लिटिंग देखनी है तो फॉर्मूला क्या था? N+1। N का मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन, मतलब पड़ोसी के हाइड्रोजन, पड़ोसी के हाइड्रोजन 3 है तो 3+1 मतलब कि 4 स्प्लिटिंग होगी CH की। तो आप देखो CH में इतनी स्प्लिटिंग दे रखी है आपको, क्वार्टेट मतलब 4 ही दे रखी है। ठीक है, इस तरह से करना है, इजी है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस NMDR, और वी कैन से डबल इरिडिटेशन। इसका ध्यान से सुनना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर हम दो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी, दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम काम करेगी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट ले जाएगी, है ना, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, पूरी प्रोसेस सेम होगी। अब ये जो दूसरा यहाँ पर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, ये जो दूसरी वाली रिलीज कर रहे हैं, ये क्यों रिलीज कर रहे हैं, इसको सुनो, इसको समझो ध्यान से, तब आएगा मजा। एक सेकेंड, देखो पढ़ते हैं थ्योरी को। NMDR इज एडवांस NMR टेक्निक। NMDR और कुछ नहीं है, NMR का ही एडवांस फॉर्म है। अभी तक हम NMR कर रहे थे ना, उसी का अगर एडवांस फॉर्म देखूं तो NMDR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस, और वी कैन से डबल इरिटेशन, वेयर टू फ्रीक्वेंसीज RF फील्ड आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू द सैंपल। मतलब सैंपल के ऊपर हम दो रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं। एक क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि वो पूरा स्पेक्ट्रम वैसे ही चले जैसे चल रहा था। दूसरा अप्लाई कर रहे हैं ताकि म्यूट कर सके। क्या कर सके? म्यूट। अभी समझाता हूं सब। देखो कई बार क्या होता है, अभी तक तो आपने नॉर्मल स्प्लिटिंग देखी, इस तरह से नॉर्मल स्प्लिटिंग हो रही थी, सब दूर दूर हो रही थी। पर कई बार क्या होता है कि एक ही पीक पे इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है, इस तरह से। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है ना। इस वाली स्प्लिट्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। जो अलग अलग है उसको तो हम आराम से कर लेंगे, ये देखो अलग अलग पीक्स है। अब एक ही में कुछ इस तरह से मल्टीपल बन गई तो इसको तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या लिखा है देखो, समटाइम NMR पीक आर कॉम्प्लेक्स। कई बार क्या होता है, जो NMR की पीक्स होती है वो कॉम्प्लेक्स आ जाती है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग कपलिंग, ओवरलैप हो जाता है उनपे। तो अब इसको कैसे सही करें वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए दो स्प्लिट है आपकी, दो पीक है, ये आपका PPM स्केल है, ये आपकी पीक A है और ये आपकी पीक B है। एक तो हो गया पीक A, एक हो गया पीक B। अब हम मान लेते हैं कि पीक जो B है और ये जो पीक A है, पीक A में आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, इस तरह से कपलिंग दिख रही है। क्या दिख रही है? कपलिंग। दो पीक आई थी, पीक A, पीक B, पीक A में आपको कपलिंग दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर मुझे पता लगा कि ये जो पीक A में जो कपलिंग हो रही है, ये जो कपलिंग हो रही है पीक इसमें A में, ये जो कपलिंग हो रही है पीक A में, अगर मुझे पता लगा कि ये B की वजह से हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? B को म्यूट कर दूंगा। तो ये जो दूसरी रेडिएशन आती है ना, एक रेडिएशन तो स्पेक्ट्रम के लिए नॉर्मल चल रहा है और दूसरा जो आ रहा है वो म्यूट करने के लिए आ रहा है। इसको म्यूट कर दिया, तो जैसे ही इसको म्यूट किया ये सही हो जाएगा। ये जो A वाली लेयर थी ना, ये ऐसी हो गई, सही हो गई। तो बस वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। सपोज यू हैव टू पीक, आपके पास दो पीक है, पीक A जो है वो स्प्लिट हो रही है पीक B की वजह से। तो आपने क्या करा? पीक B को कंटिन्यूसली इरिडेट किया, मतलब कि उसके ऊपर रेडिएशन डालते गए। तो पीक B क्या हो गई? पीक B जो है म्यूट हो गई, मतलब उसका इफेक्ट चला गया। और जैसे ही पीक B का इफेक्ट गया, पीक A वापस नॉर्मल हो गया। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसमें भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम मतलब कि वही आपने वही सारा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से रिलैक्सेशन प्रोसेस से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को NMR के डिटेक्टर जो डिटेक्ट करके आपके स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर रहे हैं, आपके ग्राफ को फॉर्म कर रहे हैं,
और ये जो डबल रेजोनेंस है ये क्या क्या काम आता है देखो, टू फाइंड आउट विच हाइड्रोजन आर कपल्ड, ऑब्वियसली, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, ऑब्वियसली, हेल्प इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, करेगा इसे एनएमआर है, ठीक है। उसके बाद एफ टी एन एम आर, फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर, मैंने आपको शुरू में बोला था कि दो तरह के तो कॉमन है, एच एन एम आर, C13 NMR, एक एफ टी एन एम आर था जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, मटेरियल साइंस में भी काम आता था, वही एफ टी एन एम आर ये है। अब यहाँ पर क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, शॉर्ट वेव की, कौन सी वेव, शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी तो यूज लेते हैं पर कैसी होती है, शॉर्ट वेव की। शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी को जब हम सैंपल पे डालेंगे तो सैंपल के जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे न्यूक्लियस एक ही साथ एक ही टाइम पे एक्साइट होंगे। पहले क्या हो रहा था, एक एक करके हो रहे थे, यहां पर एक ही साथ एक ही टाइम पे सारे न्यूक्लियस को हम क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे। बस इतना सा है। एफ टी एन एम आर एडवांस एनएमआर है, यहां पर हमें क्या करना है, शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को, जो शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको सैंपल पे गिराएंगे और सैंपल के जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे न्यूक्लियस एक साथ ही एक्साइट हो जाएंगे। और एक्साइट होने के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में भी आएंगे। ग्राउंड स्टेट में आएंगे जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, इसी को रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं, यस और नो, यस सर। तो यहाँ पर बस इतना सा आपको याद रखना है, शुरू में क्या होना है, यहाँ पे शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी का आपको यूज करना है, सारे न्यूक्लियस को आपको एक साथ एक्साइट करना है। जैसे ही सारे न्यूक्लियस एक्साइट होंगे, सारे न्यूक्लियस एक साथ एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक साथ एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एनर्जी को रिलीज करके, रिलैक्सेशन प्रोसेस करके, T1 T2 रिलैक्सेशन प्रोसेस था, स्पिन 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 लेटेस्ट रिलैक्सेशन, है ना। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये ग्राउंड स्टेट से गया एक्साइटेड स्टेट, फिर इसने एनर्जी को रिलीज किया, जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी वो होगी FID, इसका मतलब है फ्री इंडक्शन डीके। किस फॉर्म में रिलीज होगी, किस फॉर्म में सिग्नल यहाँ पर आएंगे, FID के फॉर्म में आएंगे, फ्री इंडक्शन डीके फॉर्म में आएंगे। और ये जो फ्री इंडक्शन डीके है, इस सिग्नल को, इस इंडक्शंस को कौन पिक करेगा, आपका RF कोइल, कौन सा कोइल, RF कोइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो कोइल्स लगे हुए हैं वो पिक करेंगे। आई रिपीट, हम पढ़ रहे हैं FTNMR, FTNMR में थोड़ा सा चेंज है, हमें यहाँ पर शॉर्ट वेव की रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज लेना है, यहाँ पर सारे न्यूक्लियस एक साथ एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे, जब कभी वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे तो वो रिलीज करेंगे FID, मतलब फ्री इंडक्शन डीके, उस सिग्नल को कहते हैं फ्री इंडक्शन डीके। उस सिग्नल को RF कोइल ले लेगा, कौन ले लेगा, RF कोइल ले लेगा, क्योंकि ये जो FID के सिग्नल है हम डायरेक्ट समझ नहीं सकते, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। तो लिखा है सो वी यूज कंप्यूटर, इट चेंजेस द वेवी सिग्नल इनटू पिक। कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी वेवी सिग्नल्स थे इनको पिक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान रखना, FID को हम डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, ये जो भी FID सिग्नल है, जो भी वेवी सिग्नल है, इनको पिक्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पिक्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे लिखा है दिस पिक्स फॉर्म द NMR स्पेक्ट्रम। ऑब्वियसली पिक बन गई मतलब NMR का स्पेक्ट्रम बन गया, और आप यहाँ पर अलग अलग पिक को अलग अलग PPM पे आसानी से देख सकते हैं, अलग अलग PPM पे अलग अलग पिक को आसानी से आप देख सकते हैं। और ये जो FTNMR है, यहाँ पर तारीफ लिखी है कि ये फास्टर है, मोर सेंसिटिव है और बेटर क्वालिटी का होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है, सारा वर्क सेम है, सैंपल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सारी बातें सेम है, मैग्नेट के बीच में रखना है, सब कुछ सेम है। फिर आता है आपका C13। C13 में भी क्या होता है देखो, वही सैंपल लोगे, सैंपल ने इस बार हाइड्रोजन की जगह क्या है, आपका कार्बन 13 है, वही रेडिएशन आएगी, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो रेडिएशन को एक्सेप्ट करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर एनर्जी को रिलीज करेंगे, एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आएंगे, सब कुछ कहानी सेम है। बस यहाँ पर फर्क क्या है, लास्ट में जब स्पेक्ट्रम बनेगा वो PPM वाला, ये अपवर्ड वाला, ये डाउनवर्ड वाला, जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाला, यहाँ पर अगर आपका जो रेंज है PPM का, अगर वो 0 से 50 में पीक बन रही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 50 में पीक बन रही है, तो मतलब आपके सैंपल में, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सैंपल था, दोनों तरफ मैग्नेट थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, C13 की बात करेंगे इस बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, एनर्जी रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे, सब कुछ सेम चल रहा है। जब लास्ट में ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ,
तो अगर ग्राफ में ppm का वैल्यू 0 से 50 के बीच में डंडे आ रहे हैं आपके, ये जो स्प्लिटिंग आ रही है 0 से 50 के बीच में आ रही है, तो मतलब सैंपल है आपका मिथाइल या एल्काइल। वही अगर 50 to 90 के बीच में आ रही है ppm में, तो आपका कार्बन है, और वो कार्बन कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास वाला कार्बन है। फिर अगर आपका ppm 100 से 160 आ रहा है, मतलब आपका जो सैंपल है वो एल्किन या एरोमेटिक कुछ है। अगर 160 से 220 आ रहा है, मतलब आपका जो सैंपल है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सब सेम है, सब कुछ सेम है, आपने पहले ही पढ़ लिया। अब लास्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करने में भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है। ठीक है, मैंने आपको बोला क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, प्योरिटी का पता लगाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर है उसका पता लगाना है, साथ ही साथ प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगाना, प्रोटीन की फोल्डिंग स्टेट, प्रोटीन का डायमेराइजेशन पता लगाना। आपका जो एमआरआई मशीन होता है वो भी एनएमआर पे बेस्ड होता है। मैंने आपको बोला कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाना केमिकल इंडस्ट्री में, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बोल दी। किसी भी अननोन सब्सटेंस का पता लगाना हो, क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है, रिएक्शन मॉनिटरिंग में काम आता है, ड्रग डिस्कवरी, यहाँ तक कि मेटाबोलोमिक्स में भी काम आता है। ठीक है, और इसको आप फार्माकोकाइनेटिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, अप्लाइड इन फार्माकोकाइनेटिक टू स्टडी हाउ ड्रग बिहेव इन द बॉडी। अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करनी है तो भी आप एनएमआर को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे आपको बायोलॉजिकल फ्लूइड को एनालाइज करना है, जैसे ब्लड को, यूरिन को, तो मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी एनएमआर काम आता है। सॉलिड स्टेट एनएमआर होता है, स्टडीज सॉलिड्स लाइक पॉलीमर की स्टडी आप कर सकते हैं, कैटलिस्ट की, और आप अलग अलग मेम्ब्रेन्स की कर सकते हैं, मिनरल्स की स्टडी कर सकते हैं, कंटामिनेंट्स का पता कर सकते हैं, जैसे आपका वाटर है, आपका सॉइल है, आपका फूड है, उसमें कितना कंटामिनेंट, कितना गंदा पार्टिकल प्रेजेंट है, वो भी आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर। नेक्स्ट लिखा है डिटरमाइन एडल्ट्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑयल, वाइन, जूसेस। एडल्ट्रेशन मतलब कि मिलावट तो नहीं है आपके ऑयल में, वाइन में, जूस में। ऑयल का, वाइन का, जूस का एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर वो बना है, वो भी आप पता कर सकते हैं। मतलब एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट पता कर सकते हैं, उसका कंपोजिशन भी पता कर सकते हैं कि किस किस से मिलकर ऑयल, वाइन, जूस बना है। तो बहुत ही अच्छा एडल्ट्रेशन और कंपोजिशन का पता लगाने के लिए भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, कौन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने बहुत ही डिटेल में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा है, जहां पर हमने देखा है HNMR, जहां पर हमने देखा है C13NMR, जहां पर हमने देखा है FTNMR, जहां पर हमने देखा है डबल इरिटेशन NMR, जहां पर हमने देखी है एप्लीकेशन ऑफ NMR, प्रिंसिपल ऑफ NMR, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। बहुत ही डिटेल लेक्चर था, बहुत ही लेंदी लेक्चर था, पर ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज जरूरी थी। कैसे हाइड्रोजन जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे वो बड़े मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा, अल्फा स्पिन स्टेट क्या होती है, बीटा स्पिन स्टेट क्या होती है, अपवर्ड फील्ड क्या होता है, डाउनवर्ड फील्ड क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड जो केमिकल शिफ्ट होता है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल लेक्चर था। इसके नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट पे मिलेंगे, depthofbiology.com वेबसाइट पे मिलेंगे। जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए। और एनएमआर तो अब ऐसा हो जाएगा ना, एक दो बार लेक्चर सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, मजा। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। Thank you.